बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुल्ला है और हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको टेबुलेशन, पिवट टेबल और ओलेप क्यूब्स, ओलेप शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ओलेप क्यूब्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि स्टैटिस्टिक्स में हम तरह तरह के टेबल्स के साथ डील करते हैं। और सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो जाए तो अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स और पॉसिबली इन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो रोज और कॉलम्स की हद तक तो बहुत ही आसान है, लेकिन ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी इंशाल्लाह आज कुछ न कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे। इनमें हमारे पास है पिवट टेबल। इट्स अ टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइज द डेटा ऑफ मोर एक्सटेंसिव टेबल्स। मुमकिन है कि वो ज़्यादा एक्सटेंसिव टेबल कोई डेटाबेस हो, कोई स्प्रेडशीट हो, बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोग्राम हो, तो उससे वो डेटा उठा के उसकी समरी जनरेट करता है। दिस समरी माइट इंक्लूड सम्स, एवरेजेस एंड अदर स्टैटिस्टिक which the pivot table groups together in a meaningful way। और नतीजतन आपको ये एक बहुत ही अच्छी समरी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और आपको कंपैरिजन में बड़ी आसानी हो जाती है पिवट टेबल। इन्हीं पिवट टेबल की एक और एडवांस फॉर्म है जिनको हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ डेटा। इट्स अ मल्टी डायमेंशन अरे ऑफ डेटा। मल्टी डायमेंशन का मतलब कि वन डायमेंशन जब आप एक वेरिएबल के लिए समरी जनरेट करते हैं, टू डायमेंशन जब दो वेरिएबल के लिए, थ्री डायमेंशन जब तीन वेरिएबल के लिए समरी जनरेट करते हैं, और उससे भी ज़्यादा डायमेंशंस में समरीज हो सकती हैं। तो ओलेप क्यूब्स का कमाल यह है कि वो मल्टीपल डायमेंशंस में काम कर सकता है। Online analytical processing is a computer-based technique of analyzing data to look for insights। तो इस दौरान जो है आप ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स है और इसकी मदद से आप काफ़ी इनसाइट्स आपको डेटा में मिल जाता है, जो अभी आपको मैं समरी बताऊंगा तो उसी में आपको समझ आ जाएगी। अहम बात, ओलेप क्यूब से पहले हमारे पास होता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिलेशनल डेटा। ये रिलेशनल डेटा और कुछ नहीं है, ये खास किस्म के डेटाबेसेस होते हैं, हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। उनमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है और उनकी समरी, लेकिन आम तौर पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो समरी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। ओलेप वही समरी उसका, यानी यूँ समझ लें कि अगर एक समरी जो है वो OLTP प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोग्राम, उसमें वो सपोज 1000 सेकेंड्स लेता है, तो ओलेप उसमें 1 सेकेंड में समरी जनरेट कर देता है। इट्स क्वाइट फास्टर, about 1000 times faster than OLTP। और ये बहरहाल ज़रा कंप्यूटर साइंस वालों से पूछने की बात है। अहम बात यह है कि वो बात ज़रूरी सम पहले से ही अपने पास स्टोर करके रखता है और वो समझ जाता है कि किस किस्म के सम आपको चाहिए हो सकते हैं, तो वो पहले से ही वो सम अपने पास रखता है और एकदम से ही आपके सामने रख देता है। तो इस वजह से बहुत थोड़ा वक्त लेता है। तो चले, ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स जो हैं हम SPSS में कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए मैंने ये एक समरी बनाई है। कुछ तो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं और ये कुछ टेबल ऐसे हैं कि जो आप पहले भी देख चुके हैं मेरे पास, लेकिन इनको दोबारा इधर कवर करने का मकसद ये है कि आप इनको और इनको जब इकट्ठा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ों की अकरेंस को काउंट करता है। तो इसमें काउंटिंग डेटा होता है और फिर काउंटिंग ही को कंपेयर किया जाता है।
आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह है वो हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं वेरिएबल के मुख्तलिफ अक्रेंसेस को हम काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बजाय जो ओलेप क्यूब्स और कस्टम टेबल्स हैं ये अगरचे ये इधर भी काम कर सकते हैं, काउंटिंग वाले जगह पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी ख़ास जो बात होती है इन टेबल्स की वो ये कि ये किसी वेरिएबल की समरी जनरेट कर सकते हैं और फिर उस समरी को कंपेयर करने में हेल्प करता है, सिर्फ काउंट डेटा पर काम नहीं करते। तो ये इजाफी बात है। हमें अक्सर जो है जिस डिपेंडेंट वेरिएबल में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसकी समरी जनरेट करना, उसकी ग्रुप वाइज समरी जनरेट करना, ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना उसकी बड़ी ज़रूरत होती है और वो हम यहाँ पर करते हैं। तो चले एक एक करके मैं आपको SPSS की मदद से ये बताता हूँ। ये मैंने एक डेटा लिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के ग्रेजुएट्स का डेटा है। ये इसमें ये तो जस्ट वेरिएबल, ये तो जस्ट सीरियल नंबर है, ग्रेजुएट नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ये तकरीबन 1100 ग्रेजुएट्स का डेटा है। ये जो कॉलम है जेंडर, इस कॉलम में हमने जस्ट ये रिकॉर्ड किया है कि वेदर अ पर्टिकुलर ग्रेजुएट इज मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो हमने इसको जो रिकॉर्ड किया है। इस कॉलम में जो कॉलेज का कॉलम है इसमें हमने ये किया है कि वो ग्रेजुएट जो है इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है, कि एग्रीकल्चर में है, कि बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने उसके कौन से कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया और यहाँ ग्रेजुएट डेट में वो हमने ये बात रिकॉर्ड की है कि वो किस साल उसने ग्रेजुएशन की है, फॉल 89 या फिर इस तरह के आगे भी और भी बाद साल आएंगे। तो कौन सा सेमेस्टर था उनका जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट किया था। और ये उनकी मुख्तलिफ स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि ये अमेरिकन एनवायरनमेंट है तो उसमें जो है ये उसके में उनकी पर ईयर या पर मंथ या पर ईयर स्टार्टिंग सैलरी है। बाकी ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि स्टार्टिंग सैलरी कितने वक्त की है, लेकिन बहरहाल ये डेटा है। इस डेटा पर मैं समरीज जनरेट करूंगा आपको। सबसे पहले चले बात करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसके लिए आप एनालाइज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। चले इस तरह करते हैं कि आप ये वेरिएबल हम वापस ले आते हैं। अच्छा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बेहतर यह है कि आप इस तरह के वेरिएबल जो स्केल मेजर्ड होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। फ्रीक्वेंसी आप इसकी ज़्यादा बेहतर जनरेट कर सकते हैं जो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे मेजर्ड हो, क्योंकि अदरवाइज फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत लंबा हो जाता है। बाकी ये डिस्कशन हमारे साथ दरमियान पहले से हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके बाद स्टैटिस्टिक्स या ग्राफ और चार्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें चलें इस तरह कर लेते हैं कि कोई एक बार चार्ट साथ जनरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह बाद स्टैटिस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इतना ही काफ़ी है। और ये कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल ये हमें डिस्प्ले करे। अब आपको जो है ना ये समरी फौरी तौर पे मिल जाती है। आपको पता चलता है कि जी हमारे इस डेटा में जो है अगर जेंडर वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल आप देखें तो टोटल 1100 हमारे पास मैंने बताया था ग्रेजुएट्स हैं, उसमें 631 मेल हैं और 469 फीमेल हैं। ये डेटा परसेंटेज में और इसी तरह। अब अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 415 ग्रेजुएट्स हैं, आर्किटेक्चर में 10 हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 55 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 322 हैं, फॉरेस्ट्री में जस्ट 2 हैं, एजुकेशन में 13 है, इंजीनियरिंग में 281 है, फाइन आर्ट्स में जस्ट 2 हैं। टोटल हमारे पास 1100 ग्रेजुएट्स हैं और ये उनकी परसेंटेज है। उसी तरह की टेबल है, ये अगेन एक वेरिएबल के लिए बनाया गया। और चूंकि मैंने बताया था कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल का मतलब यही है कि ये एक वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। इसी तरह ये ग्रेजुएट डेट के लिए है, फॉल 89 में 258 स्टूडेंट, स्प्रिंग 90 में 395 स्टूडेंट, फॉल 90 में इतने स्टूडेंट,
स्प्रिंग 91 में 223 स्टूडेंट्स, मतलब ये फारिग हुए, टोटल 1100। यही चीज़ें फिर आप ग्राफ और चार्ट से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर तो पता चल रहा है कि हमारे पास मेल स्टूडेंट ज़्यादा हैं, फीमेल स्टूडेंट निस्बतन कम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कॉलेज की सिचुएशन पता चलती है और पता चलता है कि जी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हैं, इंजीनियरिंग में बहुत हैं। ये बाकी कॉलेजेस ज़रा माठे से चल रहे हैं और उधर ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत थोड़ी है, ठीक है ना जी। और इसी तरह ग्रेजुएशन की हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉल 89 में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन स्प्रिंग 90 में ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हुए हैं। फॉल 90 में फिर कम हो गए हैं और स्प्रिंग 91 में तकरीबन उतने ही है जितने एक सेमेस्टर पहले थे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी कि ये मैं कुछ मेमोरी फ्री करवा दूं, तो आपको समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट के किस तरीके से कितने स्टूडेंट कौन से एरिया में पढ़ रहे हैं, कौन से एरिया में कितने एरिया, ये ग्राफ से भी आपको समझ आ गया और ये टेबल से भी समझ आ गया। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। अब जरा क्रॉस टेबुलेशन देखें जो 2 वेरिएबल के लिए बनाया जाता है। इसके बाद मैं क्रॉस टेबुलेशन और मल्टीपल लेयर्स के बता दूंगा जो 3 वेरिएबल्स के लिए भी हो जाएगा। तो पहले क्रॉस टेबुलेशन विद जस्ट 2 वेरिएबल्स के लिए देखें। और चले इस तरह करते हैं कि एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ क्रॉस टेबल। अब मैं क्रॉस टेबल में आ रहा हूँ, ठीक है ना जी। चलें, ये पहले से ही मौजूद है। कॉलेज को हम रोज में रख रहे हैं और कॉलम में हम जेंडर रख रहे हैं, और ये हमारे पास क्रॉस टेबल है 2 वेरिएबल के लिए बना रहा हूँ, एक कॉलेज के लिए और एक जेंडर के लिए, ठीक है ना जी। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसका चार्ट भी बनाया जा सकता है। चले क्लस्टर बार चार्ट भी इस पर डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। अब ओके कर दें और ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं और यहाँ जेंडर है, ठीक है ना। और कॉलेज में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पता चल रहा है कि कॉलेज में जैसे एग्रीकल्चर में हमारे पास 415 स्टूडेंट थे, वो थोड़ी देर पहले जो आपने ऊपर देखा, चलिए कहाँ पर ये मैं बता देता हूँ। फिर कॉलेज में यहाँ ये देखें एग्रीकल्चर में 415 स्टूडेंट है, आर्किटेक्चर में इस तरह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 322 वगैरह। अब हमने, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा था कि कितने मेल है कितने फीमेल है। अब जो क्रॉस टेबल बना है हमारे पास, ये जो क्रॉस टेबल बना है, पता चला कि वो जो 415 एग्रीकल्चर में थे उसमें 271 फीमेल है और 144 मेल है। पता चला शायद फीमेल स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर ज्यादा पढ़ रही है, मेल जो है कम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह हर एक में आप देख सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें 133 फीमेल है, 189 मेल है। इसी तरह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ठीक है ना। और ये इनके टोटल हैं, ये बिलफर्ज एग्रीकल्चर में टोटल कितने हैं, 415 है, आर्किटेक्चर में टोटल 10 है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह फीमेल हमारे पास टोटल जो मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ कॉलेजेस में है, ओवरऑल टोटल फीमेल जो है 469 है, मेल सारे 631 है, ग्रैंड टोटल जो है 1100 है। और अब जरा क्लस्टर बार चार्ट इसका देख लें। आपको बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर में ये देखें ये फीमेल हैं और ये मेल है। पता कैसे चला ये फीमेल है, इधर देखें ये, ठीक है, ये मेल और फीमेल, और इस तरह पता चलता है कि कौन से एरिया में कितनी तादाद में लोग हैं। तो इस तरीके से बार चार्ट भी हम बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल में आपको क्रॉस टेबुलेशन और उसके बार चार्ट वगैरह की समझ आ गई। अब जरा मैं आपको क्रॉस टेबुलेशन बता रहा हूं विद मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। अगेन मैं एनालाइज में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टेबल, और ये लेयर्स देख रहे हैं ये अभी खाली था। इस तरह करते हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ ले आते हैं, ग्रेजुएशन डेट वो इधर ले आते हैं। बस ये चार्ट वार्ट्स को रहने दें, आपको टेबल ही बता दें, बात समझ आ जाएगी। अब जरा ये देखें कि ये टेबल कैसे आता है आपके पास। ये जरा देखें,
ये फॉल 89 में कॉलेज का वही सारा डेटा है, फीमेल मेल का और टोटल। और फिर स्प्रिंग वालों का अलग बना, ये उसी तरह का टेबल, फॉल वालों का फिर अलग बना, और स्प्रिंग और 91 वालों का फिर अलग बना, और ओवरऑल जो आपके पास जो है ना हर एक की सिचुएशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है ना जी। ये वो लेयर्स बने हैं, यानी इन्होंने इस तरह के टेबल मल्टीपल बना दिए हैं। इस तरह के टेबल आपको मल्टीपल बना दिए, ज्यादा टेबल बना दिए। फॉल 89 के लिए अलग बना दिए, स्प्रिंग 90 के लिए अलग बना दिए, फॉल 90 के लिए अलग बना दिए है, और फिर इसके बाद स्प्रिंग 91 के लिए उस तरह का टेबल अलग बना दिए। तो ये काफी डिटेल में मल्टीपल लेयर्स में भी टेबल आप बना सकते हैं। मेरा ख्याल में आपको अंदाजा हो रहा होगा कि SPSS कितने मुख्तलिफ किस्म के टेबल बना सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास जो मुख्तलिफ टेबल थे ये देवर ऑल फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल का क्या मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम काउंट कर लें और उनकी काउंटिंग आपस में कंपेयर करें। जैसे अभी आप देखें, हम अगर ये देख रहे हैं कि जी स्प्रिंग 90 में 100 स्टूडेंट थे फीमेल, और फॉल 90 में वो कम होकर 51 हो गई, और स्प्रिंग 91 में फिर ज्यादा हो गई है, 74 तक चली गई है। ठीक है ना। तो ये कंपेयर हो सकता। स्प्रिंग 90 में टोटल फीमेल स्टूडेंट 174 थे, और फॉल 89 में वो 95 थे। फॉल 90 में वो 95 हो गए, और स्प्रिंग 91 में वो 105 हो गए। तो ये ग्रुप्स की कंपैरिजन, लेकिन ये काउंटिंग है, ये सारा डेटा काउंटिंग का है। ये जस्ट मुख्तलिफ अकरेंसेस को काउंट किया गया है। अब जरा इधर देखें, ये तो मैंने आपको बताया ये सारा फ्रीक्वेंसी टेबल थे, किसी वेरिएबल की समरी नहीं, जस्ट काउंट डेटा। अब मैं यहां पर आपको समराइजिंग अ वेरिएबल, इसको SPSS में ये किस तरह करते हैं ये चीज बताऊंगा कि वेरिएबल एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम समराइज करेंगे। अब जरा देखें, यही ग्रुपिंग वेरिएबल होंगे, लेकिन मैं इसको सैलरी को, स्टार्टिंग सैलरी को मैं समराइज करूंगा। तो इसके लिए हम बिलफर्ज ये करते हैं, एक तरीका तो यह है कि हम रिपोर्ट्स में जाएं और ओलेप्स क्यूब में चले जाएं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्यूब्स। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, शुरू में ये बात इस तरह होती है, ये जरा देख लें, जब आप बिल्कुल शुरू में आएंगे तो ये बात इस तरह होगी। हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हम इंटरेस्टेड होंगे, जिसकी हमें समरी चाहिए, वो वेरिएबल हम यहां रखेंगे, वो वेरिएबल हम यहां रखेंगे। और जिस वेरिएबल के ग्रुप्स के बेस पे, ग्रुप जिनके बेस पे हमें ग्रुपिंग करनी है, 2, 3, 4 वेरिएबल, वो हम यहां रख लेंगे। ठीक है ना जी। और अगर आपने कोई स्टैटिस्टिक देखने हैं, बिलफर्ज आपको इनका टोटल चाहिए, नंबर ऑफ केसेस वगैरह, इस तरह की चीजें, इवन आपने वो जो स्टैटिस्टिक 1 में पढ़ा है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये चीजें चाहिए, वो भी आ जाएंगी, आ सकती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम और चीजें भी लाना चाहें, अभी हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बहरहाल और कई कैलकुलेशन भी हो सकती है। अच्छा जी, हम इसको ओके कर रहे हैं, और जरा देखें कि ये ओलेप क्यूब कैसे बनते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये तो कोई बड़ी सिंपल सी चीज आ गई है भाई। ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक लाइन है। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी का टोटल कितना है और कितने लोगों का है, ये 1100 का इकट्ठा दे दिए। फिर अलग अलग ग्रुप्स तो हमें कहीं नजर नहीं आए, बस मीन है, ये ओवरऑल मीन है 1100 लोगों का, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 1100 लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वगैरह वगैरह। ये हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो 1100 लोगों का फायदा की है। ये फायदा आपको इस तरह नजर आएगा जब यहां आप डबल क्लिक करेंगे, ओलेप क्यूब पे आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। अब आप जहां देख सकते हैं कि आप जेंडर आपको ये बता रहे टोटल, हमें जेंडर, ये देखें, इस पे जरा मैं क्लिक कर रहा हूं इस बटन पे, ये देखें
पता चला कि ये टोटल में फीमेल मेल और टोटल इनको ये अलग अलग कर सकता है। राइट नाउ ये टोटल पे क्लिक थे, लेकिन चले मैं मेल पे देखता हूँ, मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ। इस दौरान आप यहाँ पर देखें ये 1100 ये सम, इस पे ज़रा नज़र रखें। ये देखें मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ ये, और अब आपको पता चला कि 469 फीमेल हैं, इनके तमाम की सैलरीज का सम इतना है। एवरेज सैलरी जो एक फीमेल को मिल रही है वो 24,769 है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे पास ये जो 1100 है उनमें 42.6% फीमेल है, ठीक है। वो जो 1100 थे ओवरऑल उसमें 42.6% फीमेल है, लेकिन ये 42.6% ये टोटल सैलरी का कितने परसेंट ले रही हैं? 40.5। इससे डियर स्टूडेंट यहाँ पता चल रहा है कि फीमेल 42% है, बल्कि 42% से भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो 40% से ले रही हैं। पता चल रहा है कि फीमेल को ऑन एवरेज सैलरी कम दी जा रही है, ठीक है ना। और इसी तरह फिर हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये अब फीमेल्स का है सिर्फ। अच्छा, अगर आप इधर ऐसे करके इसको मेल पे क्लिक कर लें तो अब ज़रा देखिए, पता चलता है कि मेल वालों का ये सम है 631 है उनका अपना मीन। अब जरा देखें वहाँ 24 था, अब ये 27,000 हो गया। ये पता चल रहा है कि मेल हमारे पास टोटल 1100 में 57.4% मेल है, लेकिन वो सैलरी का कितना परसेंट ले रहे हैं उस टोटल का? 59.5%। अब पता चल रहा है कि मेल को ज़्यादा पे किया जा रहा है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से सिर्फ ये नहीं है, चले इसको डॉलर पे वापस ले आते हैं। आप ये देखें, सपोज आप कहते हैं कि जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले को, ठीक है ना, वो मेल फीमेल वाली बात हमने ख़त्म कर ली। ये देखते हैं अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारे पास 322 हैं और उन सब की, उन 322 लोगों की टोटल सैलरी इतनी बनती है, एवरेज सैलरी ये बनती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बनता है, वगैरह वगैरह। और ये देखें उन 1100 का 322 बनता है 29.3%, लेकिन ये 29.3% ये उससे 29.3% से कम 27.9% सैलरी ले रहे हैं। पता चला कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपने तादाद के मुकाबले में मामूली कम सैलरी लेते हैं। लेकिन इसके बजाय ज़रा आप एक और ग्रुप देखें, जैसे ये इंजीनियरिंग को देखें। इंजीनियरिंग वाले हैं 25.5%, लेकिन वो सैलरी कितनी ले रहे हैं? 30. पता चला कि इंजीनियर्स को इस पर्टिकुलर मार्केट में ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है। और इसी तरह उनका हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो ओलेप क्यूब था। ओलेप क्यूब असल में जो पिवट टेबल और ओलेप क्यूब मैंने आपको बताया, बेसिकली ये एक ही चीज़ है। ये यूँ कह लें कि ज़्यादा एडवांस है। पिवट टेबल पहले आया था, ओलेप क्यूब बाद में आए हैं और ये ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन बहरहाल ये उसी आइडिया को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है। अब इसको ज़रा मैं इधर ओलेप क्यूब पे मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं पिवट टेबल पे जाता हूँ और आप ये देखें अभी ये टेबल किस फॉर्म में है। और अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है। सॉरी, तो ये देखें कि क्या सूरत बनती है, ठीक है ना जी। ये जो आप ट्रांसपोज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे कि वो समरी इस फॉर्म में आ गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया हो, वो पहला रो पहला कॉलम बन गया हो, ठीक है ना जी। तो वो तरीकाकार हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और बाकी आप इसमें इंजीनियरिंग बाकी हुई है उसी तरह रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में इधर उधर सूरतें बना सकते हैं। ये पिवट टेबल में भी ये काम हो सकता है। बिलफर्ज आपको गो टू लेयर्स में चले जाएं तो ये देखें आपके पास वो जो इधर आप सिलेक्शन करते हैं ना, वो इधर से भी हो सकती है। बिलफर्ज आप कहते हैं कि जी ग्रेजुएशन डेट पे चले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी हमें फॉल 90 वाले बता दें और इस पे क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर दें। देखें ये जगह चेंज होगी। अच्छा, जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा ये जगह चेंज होगी और यहाँ पर ये जगह भी चेंज होगी। जरा देखें, ये देखा यहाँ फॉल 90 आ गया, बाकी दो उसी तरह टोटल और ये जगह चेंज हो गई।
ठीक है ना जी। इसी तरह अगर आप इसको और का चेंज करना चाहते हैं, फॉल 89 का करना चाहें, इसको अप्लाई करें तो ये आ गया और ये फॉल 89 वाले। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आप ये समरी जनरेट कर सकते हैं। आपको लंबे चौड़े टेबल देखने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया पर बरह रास्त आप पहुंच सकते हैं और उसकी समरी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वापस टोटल पे जाओ तो टोटल अप्लाई करवा दें, ये टोटल पे आ जाएगा। क्योंकि तीनों ही टोटल है, ये कंप्यूटर एक तो मुझे बार बार तंग कर रहा है, तो तीनों ही टोटल है, लिहाजा आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। ये हमारे पास ओवरऑल समरी है। इसी तरीके से अगर हम जेंडर में चले जाएं और हम कहते हैं सिर्फ मेल वाला रिकॉर्ड बताओ और वो अप्लाई करवा दें, तो ये देखें मेल वाला और ये मेल वालों का सारी समरी, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप दोबारा यहाँ से ही चेंज करना चाहें तो यहाँ से डॉलर कर दें, वापस अपने इस पर आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी कि हम जो है ये ओलेप क्यूब कितने काम की चीज़ है। और इसकी मदद से जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटिंग समरी और कौन से वेरिएबल की समरी, वो बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी की समरी मैंने आपको जनरेट करवा के बताई और उनको मैंने कंपेयर करवा के भी बताया, ठीक है ना जी। इसी तरह आप कस्टम टेबल भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी के ज़रूरत के टेबल भी आप बना सकते हैं। कई दफ़ा आपको इस तरह के टेबल चाहिए होते हैं मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं मैनेजमेंट की मर्जी के टेबल। बिलफर्ज आप ये देखें, मैनेजमेंट आपसे एक ख़ास टेबल चाहती है तो आप टेबल्स में आएँ और कस्टम टेबल में चले जाएं। अच्छा, ये हमेशा एक शुरू में आता है कि अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं उनका मेजरमेंट लेवल सही तौर पे आपको बताना चाहिए। वही कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल, इंटरवल है, रेशो है वगैरह, ये सही तौर पे आपको बता देना चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब बिलफर्ज हम करना चाहते हैं, हम इस तरह करना चाहते हैं कि कॉलेज को हम, ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है, वो कह रहे हैं रो में क्या रख रहे हैं, कॉलम में क्या रख रहे हैं, ठीक है। चले जी, रो में रख रहा हूं मैं कॉलेज और कॉलम में रख रहा हूं मैं जेंडर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि जेंडर इधर रखना चाहते कॉलेज उधर रखना चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जेंडर वापस ले आए, यहाँ से कॉलेज ड्रैग करके वापस ले आए, इस तरह का जेंडर इधर ले आए और कॉलेज उधर ले जाएं, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बजाय मुझे वो जेंडर ज़रा ऊपर लगा, आसान लगा, तो मैं उस तरह कर। अच्छा, ये बात याद रखें कि बाय डिफॉल्ट ये काउंट का टेबल बनाएगा। काउंट का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएगा ये। बाय डिफॉल्ट ये काउंट का टेबल बनाएगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया था ना, ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी काम करता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के अलावा बनाना चाहते हैं, कुछ और बनाना चाहते हैं, बिलफर्ज आप ये स्टार्टिंग सैलरी का समरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको ड्रैग करके इधर रख दें या इधर रख दें, ये ऐसे रख दें, वो आपकी अपनी मर्जी। इधर रखते हैं कि इधर रखते हैं, जहां रखते हैं, चले इधर रख लेते हैं। तो अब वो उसका मीन रखेगा, वो काउंट नहीं, उसका मीन रखेगा, एवरेज सैलरी पर ग्रुप रखेगा। अब अगर आप एवरेज के अलावा और भी चीजें रखना चाहते हैं तो चले वो भी हो सकता है। आप इधर समरी में आए, अभी आप एवरेज रख रहे थे, चले इसके अलावा कुछ और रखना चाहते हैं। एवरेज के अलावा क्या राइट नाउ तो सिर्फ एवरेज है। आप मिनिमम मैक्सिमम रखना चाहते हैं कि जी मिनिमम सैलरी कितनी है, एवरेज कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है ना। आप ये रखना चाहते हैं, ये भी हो जाएगा। आप इसके अलावा परसेंटाइल वगैरह कुछ रखना चाहते हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, जो रखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट वो रखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही बहुत है। अच्छा, ये फिलहाल हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक जेंडर और एक वो दूसरा क्या था, कॉलेज। आप अच्छा, इसको आप चाहें तो इस तरह नॉर्मल फॉर्म बता दें या इस तरह ज़रा कम्पैक्ट फॉर्म बता दें। ये ज़रा कम्पैक्ट फॉर्म है कि हमने इधर रोज में जेंडर रखा है, इधर कॉलेज में हमने कॉलम में हमने कॉलेज रखा है, समरी और हमें स्टार्टिंग सैलरी की समरी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ जाएं और लेयर्स भी इसमें ऐड कर दें तो ये तीसरा डायमेंशन इसमें ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं लेयर्स ऐड नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा।
ज़रा देखें कि इससे किस तरह की समरी बनती है। ये देखें, ये वो मजा है कि वो जेंडर में उधर रख रहा था और कॉलेज इधर, ताकि ज़रा इस तरह हमें बहुत ही इधर जाना पड़ेगा। देखिए ज़रा ए से करके आना पड़ेगा और टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। खासतौर पे अगर इसका प्रिंट लेंगे तो पेज से बहुत निकलेगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह करते हैं कि इस टेबल को ज़रा सेट कर लेते हैं पहले से। टेबल, कस्टम टेबल, ठीक है। ये एक तो बार बार पूछता रहेगा, चले। अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं कि ये जेंडर हटाता हूँ मैं इधर से, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग सैलरी भी वापस, कॉलेज भी वापस, जेंडर भी वापस, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि जेंडर इधर रख लेते हैं और कॉलेज इधर रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं और स्टार्टिंग सैलरी इधर। ये टेबल आपके पास स्टार्टिंग सैलरी इधर, यहाँ पर आ गया। अब ये टेबल इस साइड पे लंबा नहीं होगा, इधर नीचे लंबा होगा। आप देखें कैसे, ये देखें, अब मेरे ख्याल में आपको ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा। और मैनेजमेंट के सामने उस तरह का टेबल देने के बजाय ये टेबल आप देखेंगे तो वो उनको अच्छा लगेगा। अब ये टेबल जो है आपको बता रहा है कि जी जेंडर में हमारे पास फीमेल है, मेल है, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी का एवरेज कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। अब ये देखें, एग्रीकल्चर वालों की एवरेज सैलरी है 24,000 अप्रॉक्सीमेटली, मैक्सिमम 52,000 तक भी हो सकती है, मिनिमम 7,000 हो सकती है, ये फीमेल के लिए। अच्छा जी, ये मीन सैलरी मेल के लिए 22,000 है और मैक्सिमम 52 है, मिनिमम 8,000 है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप ये सैलरीज देख सकते हैं। तो ये आपको कंपैरिजन में बहुत काम देगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ दो लेवल बनाए हैं, एक ये कॉलेज और एक जेंडर, और उसके बेस पे हमने स्टार्टिंग सैलरी की समरी जनरेट कर दी है। अब मैं इसमें एक तीसरा लेयर ऐड करता हूँ, ज़रा देखें कैसे। ये मैं कस्टम टेबल बना रहा हूँ तो उसमें एक और लेयर ऐड करते हैं। इसी में हम एक और लेयर ऐड करते हैं। अभी तक हमारे पास एक तो ये बार बार तंग करेगा, चलें लेयर हम ऐड कर देते हैं, लेयर। और लेयर हम क्या रख लेते हैं, ग्रेजुएटिंग डेट को हम लेयर में रख लेते हैं। और अब देखें क्या होता है, ये वो पिछली टेबल थी और अब आप देखें क्या होता है। ये जो आपके पास समरी आ रही है ना, ये समरी पिछले समरी से तो बाकी तो इधर और इधर तो बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन ये फिगर मुख्तलिफ है। वजह ये कि ये फिगर अब सिर्फ फॉल 89 वालों के हैं। ये देखें, ये ओवरऑल नहीं है जिस तरह यहाँ था, यहाँ पर इस तरह इधर कोई चीज़ नहीं थी। अब सिर्फ फॉल 89 वालों का वो बता रहा है। अगर आपने कोई और देखना है तो यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फॉल 89 के बजाय अगर आपने स्प्रिंग 90 वाले चाहिए तो इधर क्लिक करें, ये स्प्रिंग 90 वालों की समरी, फॉल 90 वालों की समरी और स्प्रिंग 91 वालों की समरी। तो इस तरीके से ये समरीज आपके पास आने शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह मुख्तलिफ किस्म की समरीज SPSS से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो SPSS से फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी जनरेट होती हैं और मुख्तलिफ वेरिएबल की समरीज भी जनरेट होती हैं और फिर आप उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने इनकी भी समरी देखी। एक वेरिएबल के लिए बनने वाली समरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो भी हमने किया। क्रॉस टेबुलेशन जो दो वेरिएबल के लिए बनता है, क्रॉस टेबुलेशन विद मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने ओले क्यूब्स जो बड़ी पावरफुल चीज़ है वो भी देख ली, और कस्टम टेबल जो मैनेजमेंट के लिए या रिसर्च रिपोर्ट में आप रखना चाहते हैं तो उसके भी हमने देख लिया। तो वो जो तरह तरह के टेबल SPSS में बन सकते हैं और तरह तरह की समरीज बन सकती हैं, वो SPSS में आपने माय डियर स्टूडेंट देख लिए। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। मैं ये डेटा और सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों के पास खुद घर में ये अवेलेबल होगा, आराम से इस पे प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।